है बेसिक इलेक्ट्रिकल की 5वीं क्लास है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है? माइक, हाँ ठीक है। तो क्या करना है, आज किरचॉफ लॉ पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। अब आज से थ्योरम से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो थ्योरम्स के जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा नंबर 1 है, एक मिनट ज़रा लाइट एडजस्ट कर लूँ मैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, क्यों किरचॉफ लॉ की नीड पड़ी? तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किरचॉफ के 2 लॉ दिए। लॉ का मतलब होता है नियम, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 जो दिया तुम्हारा वो क्या दिया, जिसको कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक होता है केसीएल, एक है केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ धारा का नियम और किरचॉफ वोल्टेज का नियम। हाँ, अरे माइक, माइक किसका ऑन है? माइक, माइक ऑफ करो अपना। हाँ ठीक है। तो क्या है ना, किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ प्रपोज किए। पहला लॉ किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट का मतलब किरचॉफ धारा का नियम और किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, ये 2 नियम है। इन 2 नियम पे बहुत बार प्रश्न आया हुआ है सभी एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अकेडमिक एग्जाम है, इन दोनों में। तो जो नंबर 1 जो नियम है, यानी जिसको कहते हैं केसीएल का नियम, ये ठीक है ना, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ धारा का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, ये किसके लिए डिफाइंड है? हमने शुरू में तुम्हें पढ़ाया था, क्या होता है नोड, क्या होता है मैश, क्या होता है लूप, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सबसे पहली क्लास याद होगी किसी को तो, अगर न छूट गया है तो वो यूट्यूब पे जाके उसमें वीडियो पढ़ा, वहाँ से जाके देख लो। इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड किए हुए हैं लेक्चर, कि अगर किसी का क्लास मिस हो गया तो वहाँ से जाके वो कवर कर ले। तो ये होता है नोड, तो नोड के लिए एप्लीकेबल है। अब नोड होता क्या है सर्किट में, तो मैंने बनाया था, तो देख लो पहले। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक इंडक्टर कनेक्ट किया, और एक कैपेसिटर, यानी प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट। अब यहाँ कॉमन पॉइंट, सर ये कैसे कॉमन पॉइंट, ये और ये तो छूट गए। अब ये कॉमन पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमने इसको ऐसा बना लिया, 1 2 3, तार ही है, सीधा ले जाओ, मोड़ के ले जाओ, चाहे जैसे ले जाओ, वो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ गया ना, तो इसी को कहते हैं नोड। वह बिंदु जहाँ से ये जो क्या, ये शाखाएं हैं, यानी जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये ब्रांचेस कहाँ, जहाँ पर एक जाके मिले। तो एक नोड इधर और एक नोड नीचे, अगर मैं इसी को ऐसे ऐसे बढ़ा दूँ, ठीक है ना, और ये वाली लाइनें मैं ख़त्म कर दूँ, कह दूँ ये लाइनें नहीं हैं, तो एक नोड ये और एक नोड ये, है ना। ये तो ग्राउंड हो गया तुम्हारा, तो एक नोड हो गया, समझ गए ना। तो ये है तुम्हारा नोड, ठीक। तो इस नोड के लिए ये प्रिंसिपल है। तो क्या है, तो इसमें 2 नोड होते हैं, एक होता है सिंपल नोड, एक होता है प्रिंसिपल नोड। वो थोड़ा सा बहुत आगे की बात है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी देखना है, ज्ञान भी लेना है। बाकी जो सिलेबस में नहीं है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो फिर वो वहाँ पे वो टॉपिक छूट जाएगा। एक होता है सिंपल नोड, ठीक है ना, और एक होता है प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड का मतलब वो विद्यालय वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल का मतलब ये है जो प्रमुख है, एक प्रमुख नोड, एक वही साधारण नोड जो ये है। तो सिंपल नोड क्या होता है, यही है, ये सिंपल नोड का एग्जांपल है जो मैंने बनाया है। ये क्या है, सिंपल नोड है, साधारण नोड, सारे ब्रांचेज एक जैसे कनेक्ट है, ये हो गया। अब क्या होता है, ठीक, इसको किस बेस पे डिफाइन करेंगे, अगर इसमें कितने ब्रांचेस लगे हों सिंपल नोड में, केवल कितने, ओनली 2 ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या है, सिर्फ 2 ब्रांचेस, मतलब 1 और 2, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो 2 के केस में हम इसको रेफर कर लेंगे। तो अगर सिर्फ दो ब्रांचेस लगी हैं, 2 ब्रांचेस मतलब एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, ठीक है ना। बड़ा लेट, 12:15 पे सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, इतना लेट क्लास। चलो ठीक है।
तो एक है सिंपल नोड। सिंपल नोड में क्या, ओनली टू ब्रांचेस, जब सिर्फ दो शाखाएं हों तब ये होगा। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है ये आपस में जुड़े हुए हैं, दो शाखाएं जुड़े हुए हैं एक कॉमन बिंदु से, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल नोड कहते हैं। अब यहीं जब कम से कम 3 ब्रांचेज, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, TG2 में भी आया हुआ है, JEE में भी आता है। अगर कम से कम 3 ब्रांच, यहाँ देखो 3 तो है ही ना, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड इसको बोलेंगे। अगर सिर्फ 2 होती तो इसी नोड को, अगर इसी नोड को क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ 2 होती, एक हटा देते तो अगर इसी नोड को क्या बोलते हैं, सिंपल नोड। और अगर 1 2 3 होती, 3 ब्रांचेज होते, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, कम से कम 3, तो ये प्रिंसिपल नोड रहा। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें ये बात छुपी हुई है। तो क्या है, एटलीस्ट 3 ब्रांचेज जहाँ पर मिलेंगी उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती, किरचॉफ का नियम। अभी तो किरचॉफ का नियम शुरू ही नहीं हुआ ना, करंट का नियम। तो डेफिनेशन का मतलब इसका क्या है, इसकी परिभाषा होती क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती परिभाषा इसकी, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा को शुरू करते हैं। तो क्या है परिभाषा इसकी, अब देखो परिभाषा से पहले एक बात समझ लेते हैं। एक कॉमन बिंदु था, ये क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब एक तार हैं, अलग अलग कंडक्टर हैं, अलग अलग ऐसे एक कॉमन बिंदु से कनेक्टेड हैं। ये समझ लो यही वाला था जो 1 2 और 3 था, हमने इसको ऐसे 1 2 3 और 3 इसमें और भी कोई ब्रांचेस ऐड थी वैसे बना दी, ठीक है ना। जो यहाँ कुछ लगा होगा, कोई रेजिस्टेंस है, कोई कैपेसिटर है, कोई कुछ है, और ऐसे करके यहाँ लगा। तो हमने इसका ये ऊपर से देखा, इसी चीज़ को हमने क्या किया, ऊपर से देखा, टॉप व्यू। तो ऐसा दिखेगा ना, ऐसे कुछ कनेक्ट होगा, समझ लिया ऐसा। तो अब सपोज करो कि इसमें ये धारा जो है अंदर की तरफ आ रही है, यानी इस नोड की तरफ आ रही है, ये भी इस नोड की तरफ आ रही है, ये इस नोड से दूर जा रही है, ये इस नोड से क्या कर रही है, बाहर जा रही है, और ये भी बाहर जा रही है। इसका मतलब ये जो अंदर आ रही हैं इसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग करंट। यानी जो अंदर आने वाली धारा है इनको क्या बोलेंगे, इनकमिंग करंट, ठीक है। ये बिंदु यानी जो नोड के अंदर, ये नोड है, इस नोड के अंदर आ रही हैं। अब देखो ये वाला छूट क्या गया, एक ज़्यादा बन गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 है तो 5 में ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आसानी 5 के लिए तुम 6 10 20 सबके लिए कर सकते हो, तो बेसिक समझ लो। तो क्या है, इसका नेम हमने क्या दे दिया, I1, इसका नेम दे दिया I2, इसका I3, I4 और I5। I फॉर करंट और 1 2 3 इसकी नंबरिंग कर दी। तो अब क्या कह रहे हैं हम कि जब किसी नोड पर क्या होता है, मिलने वाली धारा यानी आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग क्या होता है, 0 होता है। या हम ये कहें कि आने वाली धारा किसके बराबर होती है, उस संधि से, यानी उस नोड से जाने वाली धारा के बराबर होती है, ठीक। तो अब ये जो है किसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए शर्त क्या है, हमने तुम्हें पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या होता है, लम्प्ड एलिमेंट, और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। बताया था कि नहीं बताया था, जब लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएट, इनवेरिएंट, बाइलेटरल, यूनिलेटरल पढ़ाया था, तो वहाँ इसको मैंने बताया था। तो ये किसके लिए होता है, जो लम्प्ड सर्किट होती हैं। अब लम्प्ड सर्किट क्या है, लम्प्ड सर्किट का मतलब होता है जिसमें ये अलग से दिख रहा है, ये थ्रू आउट द तार में, ऐसा नहीं कि एक वायर है उसमें रेजिस्टेंस कुछ होगा, नहीं, इसमें अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अलग से कैपेसिटर ये लगा हुआ है, कैपेसिटर अलग से, इंडक्टर लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, लम्प्ड सर्किट कहते हैं। तो मैं इसको एरो ऐसे कर दे रहा हूँ, ये क्या है, सब लम्प्ड सर्किट है। तो उसी के लिए प्रिंसिपल, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन में KCL कभी काम नहीं करता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया। अब देखेंगे इसके बाद क्या हो रहा है, आने वाली धारा, यानी आने वाली धारा कौन सी है, इस बिंदु पर एक I1 और एक I2, तो I1 प्लस I2, और जाने वाली धारा एक ये धारा बाहर जा रही है, ये बाहर है, ये बाहर है, तो क्या I3 प्लस I4 प्लस I5, ये हो गई, हो गया ना, ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई। हमने कहा इसको पाठांतर करके इधर ले आते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2।
अब कभी कभी 4 ऑप्शन बने होते हैं, उसमें ये भी और ये भी बना होता है ऑप्शन, मान लो ये दे दिया, बी ये दिया, सी कोई गलत ऑप्शन दे दिया, डी दे दिया कि ए और बी दोनों, तो तुम्हें ए और बी दोनों देना। ध्यान से देखना है, आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है, या मैं ये कहूँ कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग क्या होता है, आपस में 0 होता है। देखो अब योग का मतलब एडिशन ही नहीं है, जोड़ घटाना, जोड़ नहीं है, घटाना भी होता है। योग का मतलब जोड़ना और घटाना दोनों होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, दूसरा प्रश्न ये आता है कि अब चार्ज हो गया तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, I = Q/T। ये हमने शुरू में बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में पढ़ाया हुआ है। मेरी क्लास सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही देखना, क्योंकि देखो पूरा पहले जो पढ़ाया था वो यहाँ यूज हुआ है। पहले हमने नोट बताया था वो यहाँ प्रयोग हुआ, उसके बाद मैंने तुम्हें लम्प्ड सर्किट पढ़ाया वो यहाँ प्रयोग हुआ, अब हमने ये करंट का फार्मूला पढ़ाया था वो यहाँ प्रयोग होगा। तो पुरानी क्लासों में जो भी पढ़ा है वो यहाँ इसका यूज होगा, ठीक है ना। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो I = Q/T। तो अब मैं यहाँ Q/T रख दूँ, Q/T रख दूँ, तो यहाँ से पता है क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q1/T। टाइम तो सबके लिए इक्वल ही, तो टाइम आपस में कट जाएगा एलसीएम लेके, तो Q1 + Q2, अब इसके हेल्प से लिख रहा हूँ, इक्वल्स Q3 + Q4 + Q5। अब मैं कहूँ चार्ज को फिर इधर ले आओ तो सेम इसकी हो जाएगा, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसको सिर्फ ऐसे एक बॉक्स में बंद करना है, और क्या लिखना है, सम ऑफ एंटरिंग चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग चार्जेस। जो एंटरिंग चार्जेस, अब एंटरिंग चार्जेस यानी जो एंटर कर रहे थे धारा, उसका भी सम और जाने वाली धारा सम के बराबर था, वैसे ही चार्ज के लिए भी है। अब कि ये जो चार्ज का जो सम है, आने वाले जो चार्जेस हैं और जाने वाले चार्जेस, इनका सम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों है कि सर 4 से इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि धारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, इस आवेश के समानुपाती। धारा किसके समानुपाती है, धारा आवेश के समानुपाती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से, इसीलिए हमने इसकी जगह I की जगह Q1 पुट कर दिया। अब I1 करंट थी तो उसके लिए चार्ज भी Q1 था, और टाइम सबके लिए सेम था, क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि KCL है कौन सा कंजर्वेशन, तो यहाँ ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। अभी बताऊंगा हिंदी में क्या है, हिंदी वाले ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब चार्ज का संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, अब ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, पंखा घूमा, मैकेनिकल रोटेशन हुआ, और वो मैकेनिकल रोटेशन में ब्लेड लगे तो उस ब्लेड की वजह से हमें हवा मिली, तो वो मैकेनिकल ने क्या किया, एयर में चेंज कर दिया, तो 3 चेंज में हुए। तो हमने किया क्या इसमें, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल टू एयर, ये एनर्जी का चेंजमेंट ही तो है, नहीं तो और क्या है। तो वही क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो जो भी धारा, आने वाली धारा जिस जंक्शन की तरफ जो है वो जाने वाली धारा के क्या है, बराबर है, वो इस बात को कह रहा है। 4 ऑप्शन बने होंगे, उसमें लिखा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ करंट की नन ऑफ अबव, तो उसमें तुम टिक करोगे किसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए। मैं PDF दे सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के नहीं देता हूँ, क्योंकि तुम इससे देख के कुछ लिखोगे, और जब लिखोगे तो कुछ सीखोगे, और PDF दे दूँगा तो पका पकाया हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए अपना भोजन खुद ही पकाएं, ऑटोट्रॉफ बने, हेट्रोट्रॉफ नहीं, परजीवी ना बने, स्वपोषी बने, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा होगा। तो अगला जो इसी में टॉपिक है, अब देखो KCL हो गया था, है ना, ये हो गया। अब बात पढ़ना है KVL। तो KVL लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर 2। अब जैसे ये था बस वैसे ही KVL भी है, KVL में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अब इसको सबसे समझने से पहले हमें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनानी होगी, जिसमें एक लगा देंगे हम वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, और इसमें हम एक कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि तुम यही करोगे, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें हमने दे दिया एक इंडक्टर, और हमने इसमें दे दिया एक कैपेसिटर। ये तो बहुत हैवी सर्किट हो गई,
हालांकि अभी आसान लग रहा है, ये थोड़ा सा इसकी एनालिसिस थोड़ी सी टफ है। एनालिसिस का टर्म जब आएगा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, वहाँ पर आरएलसी सर्किट क्या है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या है, ये वोल्टेज था, इसके अलोंग, इसके सापेक्ष, इसके इसी के साथ वाला वोल्टेज क्या है, आर फॉर रजिस्टेंस, वी फॉर रजिस्टेंस का वोल्टेज इसके अक्रॉस, इंडक्टर यानी प्रेरकत्व का वोल्टेज इसके अक्रॉस, और कैपेसिटर यानी संधारित्र का वोल्टेज इसके अक्रॉस। ये संधारित्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से, और इसको आर से, हमने बता रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है क्या डेफिनीशन, अब यहाँ वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, सपोज करो हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये हमने क्यों बनाई, ये क्या है, ये एसी सिग्नल, यानी कि हमने जो सप्लाई दी है ना वो एसी सप्लाई दी है, डीसी नहीं दी है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, यहाँ टाइम एक्सिस दे दिया और ये यहाँ पे वोल्टेज का एक्सिस है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, एप्सिका, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ टाइम पीरियड और वो सब चीज़ें नहीं बतानी है, हमें बस ये बताना है जो हमने वोल्टेज सोर्स दिया है उसका वेवफॉर्म है कैसा, इसीलिए यहाँ अंदर सिंबल में बना हुआ है ऐसा लहरदार, ठीक है ना, साइनोसॉइडल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। अब देखो ये जैसे इस वाले केसीएल के लिए नोड पे ये डिफाइंड था इक्वेशन, वैसे ही केवीएल किसके लिए डिफाइंड है। केवीएल तभी संभव है जब उसमें कोई लूप बन रहा हो, और लूप मैस हमने समझाया था, और उसमें कोई क्या बन रहा हो, मैस बन रहा हो, ठीक है ना। ये सिर्फ तभी लगेगा जब लूप और मैस हो, ये नोड पे काम नहीं करता केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज ला, वोल्टेज का मतलब था वोल्टेज को सम करना, वोल्टेज को जोड़ना। अब देखो यहाँ वोल्टेज कैसे जुड़ेगा, ये जो वोल्टेज है V, ये जो वोल्टेज है V, ये किसके इक्वल होगा भाई, सपोज़ करो इस 100 रुपये हमने दिए तो 10 रुपये इसने यहाँ खर्च कर दिए, 50 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, और 40 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, इन सबका सम ही तो इतना आएगा। मान लो मम्मी पापा ने तुम्हें पैसा दिया 100 रुपये, तुम मार्केट में गए 10 रुपये की जलेबी खा लिए, 20 रुपये का मसाला खा गए, क्योंकि मसाला तो खाते हैं आजकल के बच्चे, और बाकी तुम अपना कुछ और खा गए, तो 100 रुपये पूरा खर्च हुआ ना। तो उसका जो सम किया तो क्या है, ये रजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज और प्लस ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस वीसी के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये क्या होगा, इसका सम इक्वल होगा, या हम ये कहेंगे कि इसका बीजगणितीय योग 0 होगा। बीजगणितीय योग क्या है अभी बताएंगे, बीजगणितीय योग कैसे निकाला जाता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, वो 0 होता है। अब क्या होता है, जब किसी बंद परिपथ में लगाए गए वोल्टेज और उसके अनुसार उसमें लगे प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। वही हमने बोला, इसी को हमने एक बंधी हुई परिभाषा के फॉर्म में हमने तुम्हारे सामने रख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएंगे केवीएल, तो ध्यान देना है, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ठीक। इसमें करंट का फ्लो करा देंगे, करंट तो बहेगी, सर्किट क्लोज है। तो सबसे पहले हम माइनस वाले टर्मिनल से अंदर गए, यहाँ देखो ये ऐसे इधर से आ रहा ना, इधर से, तो हम इधर से घुसेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, और यहाँ आ जाएंगे, जहाँ से चलेंगे वहीं वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले घुसे, ये माइनस का मिला ना, तो हमने लिख दिया माइनस का V, ये तो V था। और उसके बाद हम क्योंकि वोल्टेज की गणना करें तो वोल्टेज ही लेंगे, करंट नहीं लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था, तो हम पॉजिटिव से घुसे तो हमने VR ले लिया, तो पॉजिटिव का VR ले लिया। फिर हम यहाँ आए, फिर हमें क्या मिला, फिर पॉजिटिव मिला, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ देखो आए फिर से पॉजिटिव मिला, तो हमने ले लिया पॉजिटिव का VL ले लिया। और फिर जब धारा यहाँ आए तो फिर हम पॉजिटिव जहाँ से जिसमें एंटरिंग कर रहे हैं, जहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो उसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव, और वोल्टेज कौन सा है तो VC लिख लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ आए तो 0 हो गया। अब कहोगे सर इसमें तीनों में तो अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसको ले जाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब भी यही बात लिखी है, या इसमें माइनस का अंदर पूरे सब में गुणा कर दो तब भी ये बात आ जाएगी। ये तीनों इक्वेशन एक ही चीज़ है, सेम है, इसको क्या लिखा है, सेम, यानी एक समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। एक बार फिर से देख लो कि जैसे जिससे एंटर करते हैं, जिससे प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश किया तो माइनस आया, तो जो प्रवेश करोगे सिंबल बनाओगे, खट से यहाँ बना दोगे माइनस और उसका वोल्टेज। फिर यहाँ प्रवेश किया पॉजिटिव था तो फट से पॉजिटिव बनाया, और इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना है VR रख दिया। फिर यहाँ पॉजिटिव से एंटर किए, फिर इसका वोल्टेज VL लिख दिया, फिर पॉजिटिव से एंटर किए, फिर लिख दिया। अब हमने तुम्हें बताया था कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो भी यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पर आ रही है वो देखो। अब बताया था कि हमने क्या कहा था, ये जो रजिस्टेंस था ये था R रजिस्टेंस, ये पॉजिटिव था, ये था निगेटिव, ठीक है ना। ये हमने क्या कहा था, करंट जब पॉजिटिव से अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ये पैसिव एलिमेंट होगा, और R L और C क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट ही
होते हैं। और एक्टिव एलिमेंट हमने क्या बताए थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जाके देखना वहाँ पर, ठीक है ना, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, छोटी सी बता चुके थे हम कि जैसे अब हम ये जो आर था इसको तो रेजिस्टेंस कह दिया, ठीक है, अब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता तो डीसी सर्किट होगी, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर आ गया तो एसी सर्किट हो गई, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है। अब बात आ गई आर एल और सी, इनके तीनों, इसका जो यूनिट है वो क्या है, फैरड होता है या माइक्रो फैरड, पिको फैरड, जो भी हो, इसका होता है हेनरी और इसका होता है ओम। क्या इन तीनों को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तीनों की यूनिट अलग अलग हैं। कभी हम मीटर, किलोग्राम और लीटर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, लीटर के लिए लीटर होना चाहिए, किलोग्राम के लिए किलोग्राम होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर है, रजिस्टेंस की यूनिट कुछ और है और इंडक्टर की यूनिट कुछ और है। तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ देख लो, और हमने ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ लिखा आर, यहाँ लिखा एल और सी। तो इसकी यूनिट थी ओम, इसकी यूनिट थी मिली हेनरी या हेनरी, छोटी यूनिट है उसको कोई दिक्कत है, ये माइक्रो फैरड, क्योंकि हेनरी और फैरड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती हैं, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा लिया हमने। तो ये ओम हो गया, मिली हेनरी और माइक्रो फैरड। कई बार पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस की मात्रक क्या है, तो ओम। इंडक्टर का मात्रक क्या है, हेनरी, हेनरी। अगर मिली हेनरी में तो वो भी ठीक है। कैपेसिटर क्या है, तो फैरड या माइक्रो फैरड, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि एक फैरड का कैपेसिटर क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या है। एक फैरड बनाओगे तो उसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर में हो जाएगी, इसलिए नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इतना आ गया, तो इसको कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स एल और इसको लिखते हैं एक्स सी और इसको आर। अब जब हमने ये चीज़ लिख ली तीनों, अपना माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, वरना मैं जो बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। अब इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं प्रेरकत, हिंदी में बड़ी दिक्कत है, प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं शायद इसको, एक बार देख लेना। अब इसकी यूनिट भी ओम हो गई, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब इसको हमने एक्स फॉर रिएक्टेंस में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि सर इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस वही है, रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, जब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले एक चीज़ और देख लो। अब ये है, तो इस एक्सल को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा सी, इसको ऐसे लिखते हैं जे ओमेगा सी, और इसको क्या लिखते हैं, ये माइनस का जे लिखते हैं, या जे यहाँ लगाते हैं। अभी इसको बस देख लो, इसको रेजिस्टेंस ही लिखता है, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस का है, तो इसको भी मैं ऐसे गोला बना दे रहा हूँ। प्रश्न यहीं से आएंगे, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, कंपैरिजन के टर्म में बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन की आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इम्पीडेंस क्या करना होता है, अगर मेरे पास इम्पीडेंस मैं लिख रहा हूँ आर एल, सर्किट में सिर्फ आर और एल ही लगे हों, उस केस में आर प्लस जे ओमेगा एल लिखते हैं। अगर सर्किट में क्या आर और सी लगे हों तो आर माइनस जे ओमेगा सी लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और अगर कह दो कि सर तीनों लगा देते हैं, अगर आर एल और सी तीनों लगे हों तो आर प्लस जे ओमेगा एल, डिफरेंस ऑफ जे ओमेगा सी, डिफरेंस का मतलब ये होता है जो बड़ा होगा वो पहले माइनस होगा, इसका रिजल्ट माइनस नहीं निकलेगा। या मैं इसको कह सकता हूँ कि एक्सएल डिफरेंस एक्सी, या मैं इस पूरे को रिप्रेजेंट किससे कर सकता हूँ, एक्स सी से। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स एल से, ठीक है ना। ये लिखने का हमारा ये तरीका है, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ जे ऐसे रहेगा, ये देखो तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो कोई माइक से, ये सर ऐसे रहेगा, ठीक है ना, और ये प्लस रहेगा, ठीक है ना। और जब इसको एक्सी इस टर्म में लिखोगे तब ये माइनस आएगा, जे ऊपर, जे का ऊपर नीचे गुणा करोगे ना तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा, समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, यानी बोलते हैं प्रतिघात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, केवीएल, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या होगा, सब कुछ भुला जाओगे। अच्छा रुको, इसमें एक चीज़ और रह गया, इसका कंजर्वेशन, ये किस चीज़ का कंजर्वेशन करता है वो तो देख लो। तो देखो, चलो 5 मिनट में कंजर्वेशन हो जाएगा, फिर लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन पूछना।
तो ये अभी हमने ये लिखा था, ठीक है। जब ये लिखा था तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, एक फॉर्मूला हमने बताया था, V इज इक्वल्स W अपॉन क्यू। वोल्टेज क्या है, वर्क डन, एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य किया जाता है उसके अनुपात को वोल्टेज कहते हैं। इससे ये डिफाइंड होता है सीधी। और ये कई बार ITI के TG2 में, JEE में कई बार इससे प्रश्न आया, हज़ारों बार प्रश्न आया हुआ है, कंपटीशन में भी और एकेडमिक एग्जाम में भी, ठीक है। मैं जो भी बातें बताऊँगा वो दोनों के लिए बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि एकेडमिक एग्ज़ाम में अगर इस पर फोकस नहीं करूँगा, जब पास आउट होकर निकलोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एकेडमिक में सिर्फ एकेडमिक की तरीके ही पढ़ाते हैं मोस्ट ऑफ लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमने V इक्वल टू W अपॉन क्यू रख देंगे तो क्यू हट जाएगा, सिर्फ यहाँ W आ जाएगा। तो W इक्वल टू WR प्लस WL प्लस WC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ। अब W है क्या, W पावर है, या P से डिनोट करो या W से डिनोट करो, पावर क्या है, वर्क डन ही तो है। तो क्या हो गया, इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे होता है, अब प्रॉपर्टी की बात आती है कि KCL और KVL कहाँ कहाँ लगा सकते हो। कोई सर्किट लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, सब जगह लगा सकते हो KCL KVL, ठीक है। और लम्प्ड सर्किट में ही लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में नहीं लगता। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है कि KVL कहाँ कहाँ लगा सकते हो, KVL, ठीक है ना। तो KVL कहाँ कहाँ लगा सकते हो, एक रुको, किरचॉफ का हमने नहीं बताया ना प्रॉपर्टी, तो चलो पहले इसको देख लेते हैं KVL की प्रॉपर्टी, फिर किरचॉफ की बता देता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ प्रश्न है ये। तो क्या होता है, तो कहाँ कहाँ लगा सकते हो, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म लिखूँगा, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव। सर्किट में ये सब है तो लगा सकते हो, कुछ भी वो लगा सकते हो। दूसरा, लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ही होना चाहिए, लम्प्ड सर्किट ही होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब KCL की प्रॉपर्टी, KCL की प्रॉपर्टी के लिए स्पेस तो नहीं है मेरे पास, चलो मैं यहीं बता देता हूँ, लिख देता हूँ KCL, ये यहाँ लिख देता हूँ KCLs एपोस्ट्रोफियस KCLs की प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो अब KCL की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लो। सेकंड वाला तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो KCL क्या होता है, इट डज नॉट मैटर वेदर द एलिमेंट लीनियर नॉन लीनियर, सर्किट लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव पैसिव हो, क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। अब देखो क्या होता है, किस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, इन सब पे निर्भर नहीं करता। कोई भी सर्किट हो, डजेंट मैटर, कोई कंपलसरी नहीं है कि इस पे मैटर करे, ठीक है। और सेम यही कंडीशन है कि इसके लिए भी मैटर नहीं करता है, कि ज़रूरी नहीं कि सर्किट लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिएट हो, इनवेरिएंट हो, इट डजेंट मैटर, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। कोई चाहे कुछ भी लगा दो, चाहे वो लीनियर सर्किट हो, नॉन लीनियर, यानी डायोड भी लगा दो तब भी काम करेगा, और रेजिस्टेंस लगाओगे तब भी काम करेगा, वोल्टेज सोर्स लगाओगे तब भी काम करेगा, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर कैपेसिटर लगाओगे तब भी काम करेगा, ठीक है। अब बाइलेटरल यूनिलेटरल मॉसफेट लगाओगे तब भी काम करेगा, और या फिर BJT लगाओगे तब भी काम करेगा। इससे BJT और यूनिलेटरल क्लियर हो गया है। यानी ट्राइक लगाओगे तब भी क्लियर होगा, ट्राइक, क्योंकि ट्राइक भी बाइलेटरली होता है, ठीक है। और वही चीज़ दूसरा पॉइंट इसके लिए भी सेम है कि लम्प्ड होने चाहिए जो पैरामीटर, हाँ ये कंडीशन है कि लम्प्ड होने चाहिए, लम्प्ड सर्किट होने चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, निर्भर नहीं करता, इसमें निर्भर नहीं करता, इसलिए क्रॉस लगाया, इस पर निर्भर नहीं करता, क्रॉस लगाया, इस पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर उसमें प्रश्न में आएगा कि KCL KVL कब लगाते हैं, किस बात पर निर्भर करता है, तो लिख दें इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चीज़, एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। कौन से एलिमेंट, जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, टाइम वेरिएट, टाइम इनवेरिएंट, ये 4 पॉइंट बताए थे ना, इन पे निर्भर ही नहीं करता है। सर्किट चाहे जैसी भी हो, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखो और कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन अपने मन से दे दे रहा हूँ,
ठीक है ना, 6 2 हाँ ये वाली करंट बताओ क्या होगी वैल्यू, बताओ। आने वाली धारा 6 और 2, जाने वाली ये और ये, बताओ ये आई की वैल्यू क्या होगी, फटाक से बताओ। जो कनेक्टेड हो वो मुझे बताएं। 1 एम्पियर होगी। हाँ ठीक है ना, 1 एम्प कैसे पता चला, 6 to 8 और ये 5 to 7 और 8 - 7 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका क्या होगा, 1 एम्पियर इसका आंसर हो गया। अब बात आती है एक केवीएल का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो केवीएल का क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे रखेंगे, मैंने ये कर रजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर ये रजिस्टेंस कनेक्ट किया और एक और कर दिया, ठीक है, और यहाँ एक हमने वोल्टेज सोर्स दे दिया, ठीक है, हमने सपोज़ करो 100 वोल्ट दे दिया, और इसको 10 कर दिया, इसको 20 कर दिया और इसको 20 कर दिया, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करके दिखाओ। सपोज़ करो मैं क्या कर दूँ, 40 40 और 50, तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पर कर देता हूँ 20 वोल्ट, यहाँ कर देता हूँ 40 और ये 40 वोल्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि हाँ क्या केवीएल वेरीफाइड है, क्या ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है और ये सब वोल्टेज इक्वल हैं कि नहीं है। कैसे इक्वल करोगे, माइनस से एंटर करेंगे तो माइनस पहले लेंगे माइनस, प्लस से एंटर किया यहाँ पे तो +20, फिर 40 पे गए +40, फिर 40 पे आए तो प्लस का 40, और ये क्या हो गया 0, तो क्या हो गया 100 इक्वल टू कितना हुआ 40 40 80 + 20 100, तो 100 इक्वल है। हाँ इसका मतलब ये जो वोल्टेज है हमारा केवीएल क्या है, यहाँ पे केवीएल जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब जिसको जो ना आ रहा हो पूछो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो। अब जिसके मन में डाउट हो वो पूछो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।